कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। देखो साहब, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अंतर संबंधित है ना। तो कार्य, केवल कार्य नहीं पढ़ सकते, केवल ऊर्जा नहीं पढ़ सकते, केवल शक्ति नहीं पढ़ सकते। अपने को ये सभी अपन साथ में लेके चलेंगे। तो अपन कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर और एनर्जी, आपकी तीनों अपन साथ में लेके चलेंगे, है ना। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स अपन एक साथ देखेंगे, है ना। तो वहाँ पे अचानक, क्योंकि वहाँ क्या है, एक सवाल में तीनों का काम पड़ सकता है ना। तो किसी का भी, कहाँ भी कोई भी सूत्र फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपको मतलब समझ ही नहीं आए कि फॉर्मूला कहाँ से आया या ये लाइन कहाँ से आई या ऐसा क्यों किया, है ना। तो उसके लिए पहले अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में आराम से देखेंगे। इसका एक आधा पार्ट और हो सकते हैं, तो आराम से वो भी देख लेंगे। शांति से पहले पूरा देखें, फिर अपन ढेर सारे न्यूमेरिकल तो करेंगे ही, है ना। तो उसके लिए पहले आप शांति से देखो, समझ में आ जाएगी बात, है ना। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा बोलचाल में अक्सर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। एक किसान अपने खेतों से खरपतवार नष्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह कठिन कार्य कर रहा है। देखो, बेसिक बना रहे हैं ये, धीरे 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 आपको साधारण जीवन से जोड़ते हुए फिर साइंस की दुनिया में गहरे सूत्रों में वगैरह में ले जाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट याद करने से अच्छा है थोड़ा धीरे धीरे बेसिक से शुरू करो, तो ठीक रहेगा, है ना। यही अब देखो आगे। एक महिलाएं कुएं से अपने घर तक पानी लाती हैं, तो क्या कर रही हैं, वह कार्य कर रही हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उसे दूर से पानी लाना पड़ता है, तो ऐसा अगर वो करती हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये तो अधिक ऊर्जावान है ना। क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा होगी तभी तो वो इतना सूखा प्रभावित क्षेत्र में दूर दूर से पानी लाओगे, है ना। आपको तो यहाँ पे फ्रिज से पानी निकालने में, पीने में किसी किसी को आलस आ रहा है, तो वो तो कई किलोमीटर चल के पानी लाना पड़ेगा, तो आपकी क्या हालत होगी, है ना। तो इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। तो बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पे, आप इसको नोट कर सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। जब कार्य के साथ गति का उल्लेख भी होता है तो शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। शक्ति सामान्यतः चाल से संबंधित है। जैसे कराटे के खेल में शक्तिशाली गुस्सा मारने के लिए आपको गति बढ़ानी पड़ेगी अपनी, है ना। तो जब कार्य के साथ गति इन्वॉल्व हो जाती है ना, जब गति के साथ आप कोई कार्य करते हैं तो आपकी शक्ति का प्रदर्शन होता है ना। तो जितना स्पीड से उसने घुसा मारा, उतना ज़बरदस्त सामने वाले पे पंच गिरेगा, है ना। तो इसका मतलब उतना शक्तिशाली पंच होगा वो। तो शक्ति का आपका संबंध कार्य के साथ गति का भी उल्लेख हो रहा है। अब इसलिए अपन ने गति पहले पढ़ रखा है ना। गति क्या है, गति के समीकरण, ये वो सब अपन ने गति के हिसाब से लगभग गति पढ़ रखा है, तो आपको वो भी हेल्प यहाँ पे होगी, है ना। क्योंकि उसके भी कुछ फॉर्मूले समीकरण गति के यहाँ पे यूज़ में लेंगे, तो वो भी नहीं पढ़ा हो तो पहले वो देखें फिर यहाँ है ना। हाँ, भौतिकी में इन पदों को अधिक यथार्थपूर्ण परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में हम राशियों के भौतिक अर्थ, इनके निरूपण व परिभाषाओं से सहसंबंध का अध्ययन करने वाले हैं। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु को बल की दिशा में किसी निश्चित दूरी तक विस्थापित करता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। तो ये एक कार्य की बहुत अच्छी परिभाषा है। कहीं नोट करना चाहें तो अगर पूछते हैं तो आपको ये परिभाषा आप इजीली, बहुत अच्छी है, लिख सकते हैं कि यदि वस्तु पर आरोपित बल वस्तु को बल की दिशा में एक निश्चित दूरी तक विस्थापित करता है, तो हम कहेंगे कि वे क्या किया गया है, कार्य किया गया है। माना किसी पिंड पर क्षैतिज से थीटा कोण पर एक अचर बल F लगाने पर पिंड S दूरी तक विस्थापित हो जाता है। तो बल के दो घटक बनेंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, है ना। प्रक्षेप्य गति में भी हमने दो घटक देखे थे, एफ कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा साइन यू कॉस थीटा था वहाँ पे, यहाँ पे एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा है ना। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा है वो पिंड विस्थापन की दिशा में होगा, और एफ साइन थीटा होगा वो हमेशा कैसा होगा, पिंड के विस्थापन के लंबवत होगा। तो चूंकि पिंड एफ कॉस थीटा की दिशा में विस्थापित होता है, अतः पिंड को एस दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो यहाँ पे आपका कार्य का सूत्र आ रहा है डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा, या इसको हम एफ एस कॉस थीटा भी कहते हैं, या फिर एफ डॉट एस। तो ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना। अपन कैसे दर्शाते हैं ना हमेशा, एफ डॉट एस, और डॉट हटाओ क्या लगाओ, कॉस लगाओ, है ना। क्रॉस हटाओ साइन लगाओ, और डॉट हटाओ कॉस लगाओ। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना।
अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था, अभी थोड़ा बेसिक वाला अभी आगे और आएगा, उसमें मैंने लिख रखा है, उसमें बताया है उसमें कि W बराबर F इंटू एस, है ना। तो छोटी क्लासों में हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, है ना। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। आगे देखो, कार्य के मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो अच्छा मात्रक चलो देख लेते हैं अभी, आगे और है अभी वैसे परिभाषा। कार्य के मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या कह रहा है भाई, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। अपन ने अभी देखा W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। तो एक मात्रक आप इससे बना लेना, कैसे बना लोगे, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और S का मात्रक क्या होता है, विस्थापन है। विस्थापन क्या है, एक प्रकार से एक दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो एक कार्य का मात्रक आपका क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। तो नोट कर लेना, कार्य का मात्रक W बराबर F इंटू एस, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन इंटू मीटर हो गया आपका मात्रक कार्य का। क्लियर। विमीय सूत्र देखो साहब, विमीय सूत्र निकालना वैसे सभी को आता होगा, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बल का विमीय सूत्र लिख दिया, और फिर विस्थापन और क्या होती है, एक लंबाई, लंबाई का होता है L, और फिर उसको लिख दिया। अब बल का विमीय सूत्र कहाँ से आया वो देख लो एक बार। बल का सूत्र आपको जनरली याद होगा, F बराबर ma, है ना। तो m के लिए लिखेंगे अपन कैपिटल M, ठीक है। अब a के लिए अलग से फिर निकालना पड़ेगा। a क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू भी क्या होगा, एक प्रकार से v, है ना। तो अब उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, v का विमीय सूत्र। अब v का विमीय सूत्र क्या होगा, वेग क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा, दूरी को अपन L से डिनोट करते हैं, समय को T से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका दूरी बटा समय। अब ए का निकाल रहे हैं अपन तो त्वरण का। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन, ये आपका वेग हो गया, मतलब वेग में परिवर्तन भी वेग होता है, तो उसका तो विमीय समीकरण हो गया L अपॉन टी, और नीचे एक टी और है ना। तो कितना हो जाएगा वो, L अपॉन टी स्क्वायर। तो ए का आपका हो गया L अपॉन टी स्क्वायर। अब ये आप यहाँ पे रखो, है ना, इसके साथ, क्योंकि अपने को निकालना है F का। तो F का निकालना है, तो F का विमीय सूत्र हो गया आपका m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, को आप ऊपर ले लो, टी की घात -2। तो ये हो गया आपके बल का विमीय सूत्र, यही लिखा है यहाँ पे देख लो, है ना। अब ये और इसके साथ विस्थापन आ गया, और कितना हो गया, एल आपका 2 बार था, इसलिए आपको एल स्क्वायर कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है विमीय सूत्र, पढ़ रखा होगा वैसे, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ अपन बेसिक से वापस देख रहे हैं, ताकि फिर आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़ें कन्फ्यूज़न ना रहे, क्लियर रहे। एक बार वापस देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कन्फ्यूज़न ही दूर होगा, और आपका जितना कंसेप्ट क्लियर होगा आप उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम दे पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। आगे देखो साहब, कार्य क्या है, वापस देखो, बल के प्रभाव में वस्तु में गति उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है। कार्य केवल तभी संपन्न होता है जब कोई बल वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करता है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि जब बल वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करता है तभी कार्य संपन्न होता है। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो एक कार्य की परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो कार्य क्या हो गया, वही जो आपका फॉर्मूला है F इंटू एस, है ना, उसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है सर। कार्य बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उसी को थोड़ा सा घुमा के फिर कहा है कि बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। बात वही है, थोड़ा सा घुमा के कही है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं। हाँ,
अब कोई वस्तु ए पर स्थित है जिस पर एक बल F कार्य कर रहा है, तो F के प्रभाव से वस्तु S बल की दिशा में S दूरी विस्थापित होती है और नई स्थिति B पर पहुंच जाती है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? तो W बराबर वही होगा जो यहाँ पे अपना फॉर्मूला है, जिससे यहाँ पे आपने किया ना, ये है ना, यहाँ पे वही W बराबर F इंटू एस, और थोड़ा सा आगे लेवल में जाएंगे आप तो एफ एस कॉस थीटा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे किस एंगल से भी विस्थापित किया गया है वो डिपेंड करेगा, है ना। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा। चलो आगे देखो, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में संपादित कार्य क्या होगा? अब गुरुत्वीय बल के प्रभाव में संपादित कार्य क्या होगा? तो m द्रव्यमान की वस्तु को किसी h ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर उठाते हैं तो गति के दूसरे नियम से इस वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल इसके भार के बराबर होगा। तो बल जो लगेगा, आवश्यक बल, वो इसके भार के बराबर होगा। भार क्या होता है? mg, है ना। तो आवश्यक बल भार के बराबर होगा, तो कार्य क्या होगा? कार्य होगा W बराबर mgh। ये फॉर्मूला अपन बहुत यूज़ में लेने वाले हैं आगे, है ना, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें। तो W बराबर, अगर किसी गुरुत्व बल के संपर्क मतलब गुरुत्व बल के प्रभाव में अगर कोई कार्य हो रहा है वस्तु पर, तो वहाँ पे अपन W बराबर mgh लेंगे। यहाँ पे m तो उस वस्तु का द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। कभी 10 भी लेते हैं, वो तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा, वहाँ पे अपन देखेंगे कैसे क्या लेंगे। और h ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे उठाया है, ठीक है साहब। तो ये फॉर्मूला भी काम में लेंगे, तो ये भी ध्यान रखें। हाँ, संरक्षित तथा असंरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य। अब संरक्षित तथा असंरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य का मतलब है संरक्षित बलों की उपस्थिति में और असंरक्षित बलों की उपस्थिति में, है ना। तो अब ये संरक्षित और असंरक्षित बल क्या है, तो ये एक बार आगे लिख रखा होगा, तो पहले वो देख लो, फिर वो देखते हैं। तो संरक्षित बल क्या है? तो यहाँ पे लिख रखा है कि संरक्षित क्षेत्र में एक पूरे चक्कर में बल द्वारा किया गया कार्य, फाइनली रिजल्ट क्या होगा? 0। तो एक पूरे चक्कर में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, अतः गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है, अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा के समान होगी। ऐसा आपका जो बल है वो संरक्षित बल होगा। संरक्षित बल कौन कौन से हैं? तो आपके सामने कुछ उदाहरण हैं: स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, चुंबकीय बल, सभी केंद्रीय बल संरक्षित बल होते हैं। तो संरक्षित बल क्या है? जहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 0, ठीक है। किया गया कार्य क्या होगा? 0, है ना। तो ये होगा आपका संरक्षित बल। और असंरक्षित बल क्या होगा? तो यदि बल द्वारा बल के विरुद्ध किसी पिंड को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य प्रथम व द्वितीय स्थिति के मध्य अनुसरित मार्ग पर निर्भर करता है ना। संरक्षित बल में निर्भर नहीं करेगा, असंरक्षित बल में निर्भर करता है, तो बल असंरक्षित बल कहलाएगा। असंरक्षित बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं होगा, है ना। संरक्षित बल में कार्य शून्य हो रहा है, असंरक्षित बल में कार्य शून्य नहीं होगा। और एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा। संरक्षित बल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य था, ठीक है। तो असंरक्षित बल के उदाहरण क्या हैं? तो घर्षण बल, श्यान बल, वायु प्रतिरोध आदि, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखें, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संरक्षित बल है, कौन सा असंरक्षित है, तो ध्यान रखना। ओके, हाँ। तो अब असंरक्षित और संरक्षित आप जान चुके हैं, तो उसी के क्षेत्र में ये बात हो रही है कि संरक्षित क्षेत्र में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किन्हीं दो बिंदुओं के मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि संरक्षित क्षेत्र के अंदर हो रहा है कार्य, है ना। तो यहाँ पे आपका जो कार्य होगा ये तीनों में समान होगा। और संरक्षित क्षेत्र में किसी बंद पथ पर, यानी बंद यानी जहाँ से आप शुरू करो वहीं पे आके पॉइंट वहीं आप पे आके मिलता हो, है ना, तो वो होगा बंद पथ। तो उसमें बल द्वारा किया गया कार्य बल का रेखीय समाकल होगा, जो कि आपको शून्य प्राप्त होगा, है ना। तो रेखीय समाकल क्या है वगैरह अपन अगर सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। अभी आप चाहे तो केवल फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, F.dl बराबर क्या होगा? 0, है ना। तो संरक्षित क्षेत्र में एक तो ये जितना भी मार्ग होंगे सभी का F.dl समान आएगा। और अगर बंद पथ है
तो एफ डॉट डी एल का बंद समाकलन यानी कि समाकलन की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपन न्यूमेरिकल में काम में लेंगे, इसलिए अभी आप नोट करें। ठीक है साहब, फॉर्मूला ध्यान में आ गया। एक फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट जो बहुत काम में लिया जाता है, जिसको कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से फेमस है ना, कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में के अनुसार किसी पिंड पर क्रियाशील बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W, तो किसी पिंड पर क्रियाशील बल द्वारा किया गया कार्य W पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है। यानी कि W जो होगा वो किसके समान होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपसी सबको ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो देखना भाई, हाफ mv² है ना। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र सभी को ध्यान होगा, हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र W बराबर परिवर्तन के समान होगा, है ना। तो इसमें परिवर्तन के समान को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि बाद का वेग माइनस पहले का वेग, है ना। तो हाफ mv², लेकिन हाफ mv² माइनस v1²। ये आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का भी बड़ा रोल है आगे, तो ये भी आप ध्यान रखें, नोट रखें। ओके, असंरक्षी बल और संरक्षी बल हम देख चुके हैं। अब ऊर्जा से अपन नेक्स्ट में देखते हैं, है ना। ऊर्जा और शक्ति अपन नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करें, सारे फॉर्मूले मेन जो हैं वो लगभग बता दिए हैं, यही आपके काम आने वाले हैं, है ना। इसके अंदर और कुछ अगर रह भी गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है, 1-2 पॉइंट मुझे लग रहा है कि रह गए होंगे, तो हो सकता है अपन आगे क्लियर कर देंगे। अगर आपको कुछ रह गया हो तो आप बता सकते हैं। वैसे लगभग कार्य के बारे में जितना हो सकता है अपन लगभग सारी बातें कर ली हैं, है ना। तो अगर कुछ रह भी गया होगा तो अपन आगे बात कर लेंगे। तो अभी कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो पहले कार्य के बारे में अभी अपन ने पढ़ लिया है, अपन ऊर्जा और शक्ति के बारे में भी देखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले हैं उनमें जो काम आने वाला है वो भी सब देखेंगे, फिर अपन उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।